नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सीमा गुप्ता दिल से चैनल की आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारे साथ जो हैं वो दिव्या गोस्वामी जी, जो एक बेहतरीन कथक डांसर तो हैं ही हैं, साथ ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी होते हुए उनके अंदर एक कलाकार के बहुत से गुण मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना दिव्या गोस्वामी जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सीमा जी, और मैं दिल से बहुत आभारी हूँ दिल से चैनल की कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और अपने बारे में कुछ बातें आप सबसे साझा करने का अवसर दिया। तो दिव्या जी, हम शुरू करते हैं कि आपका जो ये क्लासिकल डांसर कथक की तरफ का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरी जो नृत्य की शुरुआत है बहुत ही औपचारिक तरीके से हुई, जिस तरह से सभी घरों में होती है। घर पे मेरे कोई भी कलाकार इस तरह से नहीं हैं। कला प्रेमी ज़रूर हैं, सभी शास्त्रीय कलाओं को, हर तरह की विधा को देखना, समझना, सुनना, इस सब में हमेशा से मशरूफ़ रहे हैं, पर कोई भी कलाकार नहीं है। पर जब मैं मात्र 3 वर्ष की थी तो मेरी नानी और दादी ने कुछ इस तरह से मुझे देखा नृत्य करते हुए कि उन्होंने बस अपने मन में ये एक विचार बना लिया कि जब मैं आगे कुछ अपने आप को संभालने लायक बनूंगी तो वो मुझे नृत्य सीखने का एक अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे। तो मैं केवल 5-5.5 वर्ष की थी जब मैंने पहली बार कथक की एक क्लास में अपने कदम रखे थे। और मुझे याद है अमृतसर में मेरी क्लास हुआ करती थी और मेरी माँ और नानी दोनों ही मशरूफ़ थे अपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो दोनों काम करते थे। इसीलिए उनको इस तरह का भी एक माध्यम चाहिए था कि किसी तरह से मैं एक सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकूं। और आप ये समझ लीजिए कि उत्तर भारत में कथक बहुत ही प्रचलित एक शास्त्रीय नृत्य है, इसीलिए उनका कथक की ओर रुझान भी बहुत ही स्वाभाविक था। तो पहली जो मेरी कथक की क्लास है वो लगभग 5.5 साल की उम्र में हुई। कुछ ही शायद महीनों की रही होगी वो यात्रा, मुझे इतना याद भी नहीं है उसके बारे में। और तत्पश्चात जहाँ जहाँ मैं रही अपने माँ पिताजी के साथ, उन लोगों ने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि नृत्य मेरे जीवन से जुड़ा रहे। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी माँ और अपने पिताजी की, क्योंकि जितने भी सैक्रिफाइस हैं, जितनी भी मुश्किलों का सामना करना है, एक्चुअली वो उन्होंने ही किया। क्योंकि बचपन में हम वो बात नहीं समझ सकते हैं कि उनको कितनी कठिनाई हुई होगी एक गुरु को ढूंढकर मुझे उन तक जोड़ के रखने की। और कठिनाई कुछ मेरे जीवन में अलग तरीके की इसलिए भी थी क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर रहे और हर 1.5-2 साल में हम लोग अपना स्टेशन बदल लेते थे। कभी कोई शहर मिला, कभी कोई गांव मिला, कभी कहीं कभी स्कूल 20 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच लीजिए उस माहौल में कथक के गुरु को ढूंढना तो और भी कठिनाई की बात थी। पर जो भी हो, दोनों ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि कथक किसी भी कारण मेरी जीवन से ना छूटे। तो ये जो है आप कह रही हैं जो नृत्य की जर्नी है, ये एक्चुअली मेरी नानी और मेरे माँ पिताजी के कारण ही मेरे जीवन में है। इसमें मेरा इनिशियल ईयर्स में इतना योगदान नहीं था। पर उसके बाद जब मैं लगभग 11 साल की थी, तब आपको भी मालूम है कि आर्मी में बहुत अनसेटल्ड लाइफ होती है। तो उनको लगा कि एक एजुकेशन के माध्यम से और कथक के प्रति जो मेरा रुझान बचपन से था उसे देखते हुए, गायन के प्रति जो रुझान था उसको समझते हुए, उन लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि मेरी नानी उस समय पूना में थी, तो मैं अपने नाना नानी के पास पूना आ गई। और पूना आप सब जानते ही हैं, बहुत ही कल्चरली रिच एक छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी नहीं है, पर कल्चर वहाँ हर आप समझ लीजिए एक पेड़ पौधा, एक रास्ते में भी आपको कोई कलाकार ही मिल जाएगा। इतनी वहाँ पर कला की धनी जगह है वो। तो सबको यही लगा कि यही एक सही रास्ता होगा। और संजोग कुछ इस तरह से बना कि मैं अपने जीवन की जो पहली कथक की, जिनको मैं पहली गुरु कह सकती हूँ,
मेरा उनसे वहाँ परिचय हुआ, श्रीमती योगिनी गांधी। और योगिनी दीदी से मैं बहुत बचपन में मिली। उन्होंने मुझे अपने जीवन में नृत्य ही नहीं दिया, बल्कि अपने कैरेक्टर को किस तरह से ढालना है, समझना है, अपने जीवन की जो परिभाषा है, क्या है मेरी परिभाषा, वो समझने की उन्होंने मुझे ताकत दी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले गुरु जो होते हैं वो हमेशा आपको डांस की वोकैबुलरी तो देंगे ही देंगे, वो तो एक मानी हुई चीज़ है, पर उन्होंने जो मुझे जीवन किस तरह से जीना है या मेरा व्यक्तित्व क्या है, इसकी जो एक शक्ति है वो मुझे योगिनी दीदी ने दी। और लगभग 17-18 साल मैं योगिनी दीदी के साथ रही। ये मेरा बहुत और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इतने साल उनके साथ रह सकी। उसके बाद कुछ जीवन में इस तरह से मोड़ आया कि मुझे पूना छोड़ना पड़ा। तब तक मेरे परिवार वाले भी यहाँ हमारे होम टाउन पंचकुला में शिफ्ट हो चुके थे और मैं भी यहाँ आ गई उनके साथ। और जो मेरी एजुकेशन थी, फॉर्मल एजुकेशन जो मैंने पूना से ही की, वो है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने सोचा कि इतनी पढ़ाई की है, इसको वेस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने बैंक में नौकरी की, पर आपको भी मालूम है वो फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है कि उसमें आप जो भी चाहें बहुत लंबे टाइम तक आपको ऑफिस में रहना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक अलग ही लेवल है वो बिल्कुल। तो नृत्य के प्रति मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसने मुझे एक जीवन में अलग सा एक अभाव, एक जिसको आप कह सकते हैं डिप्रेशन समझ लीजिए, एक खालीपन समझ लीजिए, एक सीरियसनेस अजीब तरह की मेरे जीवन में आ गई। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करती थी, जितने भी घंटे एक हफ्ते में मैं नृत्य के साथ जुड़ी रह सकती थी, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं हो पा रहा था। तो शायद कई अंदर से चाह थी उससे ज़्यादा करने की। तब मैंने कुछ ही वर्ष 2-2.5 साल में ही निश्चय कर लिया कि इस जीवन को मैं त्याग के सिर्फ कला के मार्ग पर ही चलूँगी। तो कई वर्ष उसके बाद मैंने कला के साथ स्वयं का संवाद करने में समय व्यतीत किया, क्योंकि तब तक कुछ उम्र भी इस तरह की हो जाती है कि मुझे लगता है कि नृत्य आपके लिए क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नृत्य तो वही है, तत्कार वही है, हस्तक वही है, अभिनय वही है, वही रस है, पर उसका आपके साथ क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए मुझे लगता है कि स्वयं के साथ समय व्यतीत करना और अपनी कला के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ वर्ष मैं उस तरह से रही, कुछ इस तरह से मैं विदेश में भी रही कि बिल्कुल भी हिंदुस्तानी कलाकारों से ही नहीं मिल पाती थी, इस तरह की जगह पे थी। तो एक वो अजीब सा अभाव ने मुझे एक्चुअली कला के साथ और भी कुछ ज़्यादा जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी आप जब किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं तो उसके प्रति आप और भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप समझ लीजिए दिन में कभी कभी 8-10 घंटे बीत जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने अपनी नृत्य या किसी और तरह की कला के सिवाय कुछ किया ही नहीं है आज दिन में। तो उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई और आप मान लीजिए कि बस मेरा सौभाग्य ही होगा, कुछ कर्म अच्छे किए होंगे कि मुझे मेरी मानसिक गुरु श्रीमती कमलिनी दत्त मिली और एक अचानक प्रोग्राम में मिली। उनकी सुपुत्री भी एक नृत्यांगना है और उनके प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई। 2 दिन में उनसे मिली और मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरी दूसरी माँ मिल गई है। और मैंने कभी भी उनको गुरु नहीं कहा, ये शब्द नहीं कहा, पहले दिन से ही उनको माँ ही कहा है मैंने। पर उन्होंने जो मुझे कलाओं की एक जो पॉसिबिलिटी है कि कला ये भी है, ये भी है, कला के अलग अलग पन्ने हैं, किस तरह से कला खिल सकती है, किस किस रूप में खिल सकती है, अब तुम देखो कि इसका क्या पहलू तुम्हें अट्रैक्ट करता है, तुम्हारे साथ मिलता है, कौन सी चीज़ तुमसे दूर है जिसे तुम नज़दीक लाना चाहती हो। इस तरह का जो एक संवाद एक गुरु कर सकता है वो उन्होंने मुझे बिल्कुल किया। आप कुछ साल तो सोने से लेकर जागने तक मैं उनके साथ रहती थी, तो वो बहुत ही बड़ा सौभाग्य था। और उन्हीं के कारण मुझे मेरे कथक के गुरु मुन्ना शुक्ला जी मिले।
उन्होंने ही मुझे मुन्ना गुरुजी से परिचित कराया और उन्हीं के कारण गुरुजी ने मुझे अपने जीवन में सम्मिलित किया। और मुन्ना गुरुजी लखनऊ घराने के बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं और सभी जानते हैं कि उनके जैसा दूसरा गुरु बहुत मुश्किल है। बहुत धनी है वो अपने नॉलेज में और सहज व्यक्ति और देश विदेश का एक चर्चित चेहरा है बिल्कुल मुन्ना शुक्ला जी। लखनऊ घराने के परिवार से हैं वो स्वयं घरानेदार हैं और उनका जो ज्ञान है वो बिल्कुल ही एक अलग स्तर का है। और गुरुजी ज़्यादातर शिष्यों को अपने साथ जोड़ते नहीं हैं और उनकी एक अलग सोच है और जब वो जोड़ते हैं तो वो सिर्फ आप पर ही केंद्रित रहते हैं। गुरु की हम सब के जीवन में जो अहमियत है ये हम सब जानते ही हैं। पर कुछ वक्त पहले मैंने बहुत सोचा कि एक गुरु को ये शब्द समझने के लिए, वो जो एहसास है उसको समझने के लिए मैं क्या शब्द ढूंढूं। तो कुछ वक्त पहले मैंने कुछ शब्द लिखे हैं अपने गुरु के लिए और मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Without that light of love, I can see not even with the eyes of the heart. Without that rhythm of life, I can breathe not even with the universal dance. Without that eternal love for the beloved, I can even be not the vast nothingness. Without the guru, the mother, the master, I can even arrive not at the door to my own self. ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। Thank you. किस तरीके से, कितने घंटे, कैसे रियाज करती हैं और कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? जी, रियाज जो है भले ही वो नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, स्पोर्ट्स जगत हो, जो भी हो, आप जो मर्जी कह लीजिए, हर चीज़ में रियाज के बिना इंसान मुझे लगता है कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। और मेरे हिसाब से रियाज कई स्तर पे किया जाता है। एक तो वो है जो शारीरिक रियाज है जिसमें आप वास्तविक रूप में खड़े होके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर बिना घड़ी देखे या कभी कभी घड़ी देख के कि आज 2 घंटे तक मैं रुकने नहीं वाली हूँ, उस तरह का जो एक परिश्रम है, जो एक रियाज है, वो हम करते हैं जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला रियाज वही है। उसी जब हम अपने इस शरीर को, इस शरीर रूपी वेसल को जब हम मांझते हैं, उसी के बाद हमारी कला आगे उभरेगी। स्पेशली जब हम नृत्य, संगीत या चित्रकारी की बात कर रहे हैं, जब तक आप उसी लाइन को बार बार खींचेंगे नहीं या बार बार उसी सा से लेकर रे तक जाएंगे नहीं और उसका क्या फासला है नहीं समझेंगे, तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो एक शारीरिक रियाज है जो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। और आप मानेंगे नहीं, पर ऐसा शायद कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं रियाज नहीं करती हूँ। कभी कभी ट्रैवलिंग की वजह से, काम की वजह से ऑफ कोर्स नहीं हो पाता है, पर तब भी हम कलाओं के साथ तो जुड़े ही हुए हैं। तो रियाज जो है ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से लोग अपना ऑफिस जाते हैं, मैं अपना सामान उठाकर अपने रियाज रूम में जाती हूँ, वो मेरा ऑफिस है। और वहाँ मैं अपने काम के साथ, अपने नृत्य के प्रेम के साथ समय व्यतीत करती हूँ। दूसरा जो रियाज है मुझे लगता है वो एक मानसिक स्तर पर होता है, जिसमें नृत्य या जो भी कला है जिसके साथ आप जुड़े हैं, उसके साथ आपका क्या संबंध है जी उस समय में। देखिए, कलाएं इतनी खूबसूरत हैं, जैसे जैसे आप एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को खिलता हुआ पाते हैं, कला भी उसी तरह से विकसित होती जाती है। तो हर समय जो आपकी कला के साथ आपकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है वो बदलती रहती है। आपका जो जीवन का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपकी कलाओं के साथ साथ जुड़ता रहता है। आफ्टर ऑल, आई ऑलवेज से दिस दैट वी आर नथिंग बट अ सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव क्रिएटेड एंड ब्रॉट विद अस। तो वही जो एक्सपीरियंस है जिसको हम अपने मन में मंथन करते हैं, वो जो है वो आपकी कला के साथ जुड़ता है। हर किसी का नृत्य हमें एक जैसा क्यों नहीं लगता, हर किसी का नृत्य हमें छूता क्यों नहीं है, उसके पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है
कि मानसिक जो आपका रियाज है वो किस तरह से चल रहा है। जी। तो वो जो आपके अलग अलग मन में जो विचार विमर्श, जो आपके डाउट्स, जो आपकी शंकाएं, जो आपके फियर्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके विकास में। तो किस तरह से आप उसके आगे जाएंगे। आप देखिए, शारीरिक ऑब्स्टिकल्स तो हमारे जीवन में हैं ही हैं, क्योंकि नृत्य जो कला है ये शरीर से जुड़ी हुई है। अगर आप अस्वस्थ हैं, आप उठ के रियाज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। दूसरी चीज है जो हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, वो अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं किसी भी कारण से, उसके आगे कैसे जाना है, बिल्कुल वो भी बहुत जरूरी एक चीज है। तो वो मुझे लगता है वो भी एक रियाज है करने वाला, कि किस तरह से आप अपनी मन की बाधाओं को तोड़कर आगे जा सकते हैं, रोज उसी रियाज रूम में वही चीज करने के लिए। कभी कभी आप देखिए, मैं रियाज इस तरह से भी बांधती हूँ कि 1 महीने तक वही चीज लगातार मैं उतनी देर के लिए ही करूंगी। वो भी एक ट्यूनिंग है अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है और हमेशा कुछ नया मांगता है। तो किस तरह से उस एक चीज को तोड़ना है, वो भी बहुत एक परिश्रम है। तीसरा जो रियाज है मुझे लगता है वो है एक इमोशनल रियाज। जो इमोशनल रियाज है वो मैं मेंटल रियाज से अलग मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इमोशन को, हर भाव को एक पूरी तरह से जीने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आज मैं क्रोधित हूँ तो वो क्रोध का क्या कारण है, उस क्रोध को पूरी तरह से देखना, परखना, समझना, उसके बाद उस क्रोध से आगे क्या निकलेगा, ये जो एक पूरी यात्रा है, जब तक मैं ये उस इमोशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाऊंगी, तो आप देखिए नृत्य में अगर मुझे क्रोध दिखाना है, मान लीजिए वो एक माँ का क्रोध है अपने पुत्र के प्रति, या एक क्रोध है इस समाज में चलती हुई गतिविधियों के प्रति, वो तो बहुत क्षणिक है ना। उस 1 मिनट में मुझे पूरे क्रोध का रस निचोड़ के डालना है। तो जब तक मैं अपनी निजी जीवन में इस एक इमोशन की यात्रा को नहीं देख पाऊंगी, तब तक उसका जो निचोड़ है वो 1 मिनट में मैं कैसे महसूस करके अपने रसिकों तक उसको भेज दूं, ताकि वो मेरे साथ उस चीज के प्रति क्रोध महसूस कर सके। तो क्रोध सिर्फ मेरे मन में नहीं है, वो क्रोध गायक को भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ ये क्रोध है, वो रसिक को भी समझ में आना चाहिए, और हम सबको उस एक चीज के प्रति वो क्रोध नजर आना चाहिए। तो वो जो एक क्षणिक जो खूबसूरती है हमारे नृत्य की, उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि वो एक इमोशनल स्पेस से गुजरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपने आप को खाली कर देना कि हाँ, क्रोध है तो है, प्रेम है तो है, अगर उस प्रेम का कोई नाम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर उसको महसूस करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को मन से महसूस किए बिना हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं हमेशा रियाज करते समय ये ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि हर स्तर पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। किसी भी स्तर पर कोई भी बाधा हो, उसके बारे में किसी व्यक्ति से बात करके, कोई गुणीजन को ढूंढ कर उनसे उस बारे में चर्चा करके कुछ हल ढूंढना, मुझे लगता है कि उस समस्या से बाहर निकलना बेहतर तरीका है। बिल्कुल। तो हर स्तर का रियाज मुझे लगता है अपने एक लेवल पर ज़रूरी है, और अगर आप नृत्य में सही में अपने आप को ढूंढते हैं, तो हर स्तर का रियाज आगे समय के साथ, जीवन की यात्रा के साथ, उम्र के साथ बढ़ना ही चाहिए। तो दर्शकों, हमने दिव्या जी से बातें करते हुए हमने महसूस किया कि रियाज एक डांस में या गायन में या चित्रकारी में ही ज़रूरी नहीं है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, वो भी एक रियाज, उसका भी एक रियाज है। तो मन से, तन से और भावनात्मक रूप से जो एक रियाज है वो सतत चलते रहना चाहिए। दिव्या जी, आप अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में हमें बताइए कि देश विदेश के में कई जगह आपकी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, तो कई यादगार मोमेंट भी होंगी। जी, परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डांस का एक अभिन्न अंग है, पर मेरे लिए तो हर रोज़ ही एक परफॉर्मेंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम अपने रियाज में अपने लिए परफॉर्म करते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। मैं अपने शिष्यों को भी यही बात कहती हूँ हमेशा
कि मान लीजिए आप अपने घर में एक कोने में खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य की शुरुआत के पहले हम सब अपने प्रभु का, अपने गुरुओं का आभार मानने के लिए एक छोटी सी नमस्क्रिया करते हैं जी। तो वो जो नमस्क्रिया है वो मुझे लगता है कि जो पूरी एक परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, नृत्य की परंपरा है, कलाओं की जो परंपरा है, उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वो दर्शाती है। तो वो जिस तरह से आप नमस्कार करते हैं वही आपको आपके नृत्य से जोड़ देगा। उसी का रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही एक परफॉर्मेंस है। और मैं यही कहती हूँ कि आप किसके लिए नृत्य कर रहे हैं। जो आपके घर में व्यक्ति हैं, भले ही वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी है, अगर आप धरती को अपनी माँ मानते हैं, सजग मानते हैं, सजीव मानते हैं, जो भी है, ये इन सब के प्रति एक आभार है। तो ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस एक ऑडियंस के सामने एक थिएटर में ही हो हमेशा। मुझे लगता है वो भी एक परफॉर्मेंस है जो वास्तविक रूप में सबसे ज़्यादा अहम है। तो ऐसे तो कई पल होते हैं जिसमें हम परफॉर्मेंसेस को याद रखते हैं, पर क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं जो औपचारिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताती हूँ। मुझे याद है कि मैं भूटान में थी कुछ वर्ष, और मुझे बहुत ही खूबसूरत अवसर मिला भूटान के जो किंग हैं जी, उनके समक्ष अपनी नृत्य प्रस्तुति करने का। और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, वो ज़्यादा आम पब्लिक से मिलते नहीं हैं। पर हाल ही में उनका विवाह भी हुआ था उस समय, और हमें ये मौका मिला कि हम अपनी भारतीय कलाओं को, जो भी उस समय वहाँ मौजूद थे, उनके साथ साझा कर सकें। तो क्योंकि वो किंग हैं और वहाँ पर भूटान में बहुत प्रोटोकॉल्स हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अबव द पॉलिटिकल लीडरशिप जी। तो हमको पूरी एक विधा बताई गई कि वो आएंगे तो इस तरह से आपने व्यवहार करना है, उनके साथ इतनी आपको दूरी रखनी है, वो जो भी कहें आप एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये उनको एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, और हर कल्चर में वो रिस्पेक्ट देने का थोड़ा थोड़ा तरीका वैसे भी अलग होता है। तो वो हमें बताया गया ताकि हम उनकी जो भाषा वो समझ सकें, हम उसी भाषा में उनका आभार व्यक्त कर सकें। तो मैंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस की, और लगभग 1.25 घंटे की परफॉर्मेंस थी। तो पहले मुझे लगा कि 1.25 घंटा वो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कहीं ज़्यादा ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पसंद करते हैं, तो आप जो भी आपने सोचा है वो करिए। तो जो वहाँ पर जो आखिरी जो बंदिश थी उसकी कोरियोग्राफी मैंने की थी। हम जानते ही हैं भूटान जो है बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल उपयुक्त माहौल है यहाँ पे बुद्ध के जीवन से प्रेरित एक कथा करने का। तो जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य रजनीश ओशो, जिनको हम सब जिस नाम से बुलाते हैं, तो ओशो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताते हैं, जिसके बारे में मैंने बाद में काफ़ी रिसर्च भी की कि क्या ये वास्तविक कहानी है या ये हम सबको प्रेरित करने के लिए एक मंत्र है। तो वो एक कृसा गौतमी है, जो कि माना जाता है पहली स्त्री जो हैं जिनको आत्मबोध हुआ है, उनकी कथा है। तो वो जो कथा है बहुत ही भावुक कर देने वाली है कि उनका जो पुत्र है वो अचानक एक दिन नहीं रहता। तो वो जो एक माँ की व्यथा, उसका जो दर्द है, और वो पहुंच जाती हैं बुद्ध के शरण में ये उम्मीद करते हुए कि ये तो ज्ञानी हैं, चमत्कार करके मेरे पुत्र में जीवन भर देंगे। पर हम सबको मालूम है ये तो संभव ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बुद्ध उनको किस तरह से इस चीज़ का एक इल्म देते हैं कि मृत्यु भी जीवन ही की एक पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, एक पड़ाव है, ये जीवन की वास्तविकता है। तो किस तरह से वहाँ से उनकी जीवन की पूरी दिशा बदलती है, और किस तरह से उसके आगे उनके जीवन में क्या होता है, और वो आगे कैसे बौद्ध हो जाती हैं। तो ये जो पूरी कथा है ये मैंने लगभग एक 15-18 मिनट का कुछ एक कोरियोग्राफी की, म्यूज़िक चुना, और काफ़ी डर के मैंने ये
बताऊं आपको, मैंने हिम्मत की क्योंकि किसी के कल्चर के इतने नज़दीक रह के आप उन्हीं के सामने वो चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा भय रहता है कि कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ कुछ को, कमी ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो बिल्कुल। और ऐसा वो एक कहानी भी इतनी ज़्यादा इमोशनल है जिसके साथ कोई भी एक आम व्यक्ति अपने आप को एसोसिएट कर सकता है। तो मैंने जब वो कहानी ख़त्म की, और वो मेरा आखिरी उस दिन का आखिरी कॉम्पोजिशन थी जो मैंने प्रस्तुत की, और ऑडियंस में लगभग 350-400 लोग थे। और आप मानेंगे नहीं कि परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद ऑफ कोर्स हम रिहर्सल कर चुके थे, तो लाइट कब डिम आउट करनी है वो हम रिहर्सल सब कर चुके थे, पर जो लाइट मैन थे वो रिहर्सल के बावजूद लाइट डिम करना भूल गए। और मैं भी शायद उस मोमेंट में इतना ज़्यादा खो गई कि मैं भी, जो भी मेरा आखिरी पोज था, अभी तो मुझे याद भी नहीं है क्या था, पर मैं वहीं रह गई। वो लाइट ऑफ करना भूल गए, पर म्यूजिक भी नहीं बज रहा है, कुछ भी नहीं है, और सबको मालूम है कि ये यही प्रोग्रेशन है, तो पीस खत्म भी हो चुका है, पर कोई नहीं हिला। और आई थिंक अगले 30 सेकंड तक जो जैसा था वो वैसा ही रह गया। और इतनी खूबसूरत शांति जो हम वैसे ही आध्यात्म से या बौद्ध धर्म से, एक मेडिटेटिव जो क्वालिटी है उनकी, वो हम एसोसिएट करते हैं, मैंने उन 30 सेकंड्स में महसूस की। और इससे पहले कि हम आगे कुछ भी कर पाते, स्वयं जो K5 थे वो अपनी सीट से बिना किसी के कहे उठे और आके उन्होंने मुझे उठाया और सीधा उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। अरे वाह, आपकी बात सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आज भी जितनी बार उस मोमेंट को महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि यही एक्चुअल में कलाओं की ताकत है। बिल्कुल। और वही कला का वो जो क्षण है उनको हम सब छूने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं। वो पीस भले ही मैं कहीं और करूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही मोमेंट में रिक्रिएट कर सकूँ। कितनी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और हर समय आपका मनस्थिति भी वो नहीं है, लोगों की मनस्थिति भी वो नहीं है। तो आप सोचिए लगभग 500 लोगों का उस मोमेंट में जुड़ना, और 30 सेकंड 1 मिनट की वो शांति, और एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जो आपकी भाषा भी नहीं जानते हैं, नृत्य की भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, पर फिर भी उन्होंने आपको उस मोमेंट को महसूस करके जो एक्सपीरियंस किया, वही मुझे लगता है कलाओं की, जी वही कलाओं की सबसे बड़ी जो शक्ति है, जिसे हम सब बार बार छूना चाह रहे हैं, बार बार अपने साथ उसको रखना चाह रहे हैं। दैट अवेयरनेस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उस दिन के बाद आप मानिए मुझे समझ में आया कि डांस मेरे लिए क्या है। तो मैं हमेशा अपने साथ वो बात रखती हूँ और बार बार अपने लिए यही बात दोहराती हूँ कि डांस फॉर मी इज़ ईच मोमेंट लिव्ड टू द ऑप्टिमम विथ कंप्लीट अवेयरनेस एंड टोटल सरेंडर। दिव्या जी, क्लासिकल डांस हो या कला का कोई भी माध्यम होता है, वो एक मेडिटेशन, एक अध्यात्म की यात्रा भी होती है। इस बात को आप कैसे हमें समझाएंगी कि हाँ वाकई एक यात्रा है ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो ही एक बहुत स्पिरिचुअल फैमिली में है। मेरे जो पूर्वज हैं मेरे पिताजी की तरफ से, स्वामी राम तीर्थ वेदांत के बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं, प्रैक्टिशनर रहे हैं। और उसके बाद मेरी जो यात्रा है इससे और जुड़ती है स्पिरिचुअलिज्म से, वो है मेरी नानी माँ योग शुक्ला की वजह से और मेरी माँ की वजह से। दोनों ही जो हैं वो ओशो के सन्यासी हैं, उनके डिसाइपल्स हैं। तो बचपन से ही हमारे घर में ये एक माहौल रहा है ध्यान का। तो बहुत जब मुझसे लोग ये सवाल पूछने लग गए कि स्पिरिचुअलिटी से आप इतना ज़्यादा कैसे कनेक्टेड हैं, तो एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है क्या। सब बोल तो देते हैं ये शब्द, सुंदर भी लगता है सुनने में, पर ये वास्तविकता इसकी क्या है मेरे लिए। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी एक
एक सिर्फ आभास है। जो ये हमारा इतना खूबसूरत ब्रह्मांड है, इसकी जो निरंतर एक गति है, इसकी जो ऊर्जा है, उसके साथ जब हम एक जो हमारा छोटापन है और उस बड़ेपन के साथ जब हम अपने आप को बिल्कुल कनेक्टेड पाते हैं, एक पाते हैं, वही तो है स्पिरिचुअलिटी, वही तो है ध्यान। जब हम अपने श्वास पर, अपने विचारों पर, जब अपनी मुद्राओं पर, ये जो हम पूरा एक आप समझ लीजिए ठहराव जिसे महसूस कर सकते हैं, यही है मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी। और यही मैं अपने जीवन में, अपने ध्यान में, अपने नृत्य में लेकर आने की कोशिश करती हूँ। और ओशो स्वयं ये बात कहते हैं, और मेरी इस बारे में मेरी नानी से भी बहुत चर्चा हमेशा रहती है कि जो नृत्य है ये सबसे खूबसूरत और सबसे आसान मार्ग है ध्यान का। ध्यान की कई विधियां हैं जी, कई तरीके से आप स्वयं के साथ अपने आप का एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं, पर नृत्य ये सबसे एक आसान माध्यम है। और कई आचार्यों ने, कई गुरुओं ने इसको यूज़ किया है एज अ मेडिटेशन टेक्निक। और मुझे लगता है ये इसलिए किया होगा क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं, भले ही वो क्लासिकल डांस ना भी हो, किसी भी तरीके का नृत्य हो, तो आप अपने पूरे शरीर की जो फैकल्टीज़ हैं, जो सेंसेस हैं, उनको एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक आप नृत्य कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं पैर चला रही हूँ, पैर के साथ हाथ किस दिशा में जा रहा है, नज़र किस दिशा में जा रही है, उस नज़र का मतलब क्या है, उसके पीछे का एहसास क्या है, उसके पीछे का श्वास क्या है, बाहर लेना है, अंदर लेना है, क्या क्या है, ये जो पूरी गतिविधि है एक छोटी सी मूवमेंट के लिए। जी, तो अगर आप इन मूवमेंट्स को एक साथ जोड़ेंगे एक खूबसूरत सी माला में, तो देखिए कितने सारे आप बीड्स, कितने सारे फूल आप तैयार कर रहे हैं एक माला बनाने के लिए। तो एक फूल से दूसरे फूल तक आप जोड़ते जाइए, तो ये एक खूबसूरत सी ध्यान की विधि बन जाती है अपने आप। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए तो ध्यान यही है, आध्यात्म यही है। और ओशो यही कहते हैं कि एवरीबडी इज़ क्रिएटिव, एवरीबडी हैज़ क्रिएटिव एनर्जी विद इन देम। क्रिएटिविटी इज़ नथिंग बट अ एक्सप्रेशन। तो मुझे लगता है जो नृत्य है ये मुझे मेरा एक्सप्रेशन देता है, एक ज़रिया है ये मेरे एक्सप्रेशन का। और ये मेरे, आप समझ लीजिए, जैसे मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि अगर मैं एक चिड़िया हूँ तो ये मेरे दो पंख मुझे देता है। एक खूबसूरत सा पंख है जिसमें मुझे लगता है इट इज़ फुल ऑफ लव, और दूसरा है जिसमें मैं महसूस करती हूँ भक्ति, सरेंडर, बिल्कुल, कि जब आपसे बड़ा आपका नृत्य और आपके लिए सिर्फ आपका नृत्य, ये दोनों ही जो एक खूबसूरत से अलग अलग पहलू हैं, इनको जब मैं एक साथ महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि यही आध्यात्म है और यही ध्यान है। ध्यान है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल अवेयर तरीके से एक मूवमेंट भी करने की कोशिश करें, विदाउट एनी अग्रेशन, विदाउट एनी ईगो। जब आप ऑडियंस के सामने नाचते हैं तो देखिए मुझे, मैंने क्या पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ, कितनी कमाल मेरी तैयारी है, कितने कमाल मेरे पैर चल रहे हैं, या देखिए अब मैं 50 चक्कर कर रही हूँ। ये जब आप भूल जाएंगे और आप सिर्फ उस चक्कर की खूबसूरती को एंजॉय करेंगे, या आपके अंदर जो ऊर्जा स्पंदित हो रही है आपके पैरों के काम से, या जो आपके अंदर एक स्थिरता आप महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप कोई वियोग दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने कभी वियोग अपने जीवन में महसूस किया हो, ज़रूरी नहीं है उस लेवल तक महसूस किया हो, पर जब आप वो अपने आप को वहाँ से निकाल देंगे, जब आप निकल जाएंगे सिर्फ वही रह जाएगा, तभी सिर्फ नृत्य वास्तविक रूप में आपको महसूस होगा। और जब आपको महसूस होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपको देख रहे हैं उनको ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो एक पूरा खूबसूरत सा थॉट प्रोसेस है जो ध्यान को जोड़ता है हमारे जीवन के साथ और मेरे लिए नृत्य के साथ। तो दिव्या, आपका अब एक नाम है, तो आज आप जहाँ पे हैं वहाँ आप नाम या पैसा दोनों में से किसे चुनेंगी? मुझसे अगर आप वास्तविक रूप में इस समय पूछें, हाँ, तो कुछ भी नहीं।
क्योंकि देखिए, मैं जितना भी कह लूँ कि मुझे तो मेरे काम से प्रेम है, या काम से ही मेरा धन अर्जित करके मैं स्वयं का जीवन व्यतीत करती हूँ, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इन सब बातों का मुझे इतना मतलब नहीं लगता, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पैसे के बिना तो आप जीवन जी ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह का एफर्ट, जिस तरह का रिसोर्सेज डांस या कोई भी और कला मांगती है, अगर आप पेंटर हैं और अगर आप अपनी कलम या अपने रंग ही नहीं खरीद सकेंगे तो कला का कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और दोनों ही चीज़ें मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं, पर मेरे जीवन का वो एक अभिन्न अंग भी है। मेरे लिए सिर्फ मेरी जीवन की यात्रा इम्पॉर्टेंट है, उसके माध्यम से जितना हो पाएगा वो प्रभु की इच्छा। और फिर नाम या नृत्य? नाम या नृत्य? नृत्य ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है। ये एक प्रश्न का मैं जवाब जरूर दे सकती हूँ। नृत्य के आगे कुछ भी नहीं है। जब कला है वही है सब कुछ, उसी के चरणों में अपने आप को मैंने समर्पित किया है। वही मेरा प्रेम भी है, वही मेरा ध्यान भी है, और बस नृत्य ही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप नृत्य से हटके कुछ है ही नहीं है। तो दिव्या जी, जैसे कि आजकल आप पंचकुला में रह रही हैं और आती जाती भी हैं चंडीगढ़ पंचकुला से, तो चंडीगढ़ में या हमारे और भी शहर हैं जो छोटे शहर हैं, उनमें खासकर क्लासिकल विधाओं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय नृत्य है, तो इनको लेके जो प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या वो सफिशिएंट है या कुछ उनमें और होना चाहिए? बहुत आपने उपयुक्त मुद्दा उठाया है। यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे मन में मेरी कला को किस तरह से आगे ले जाना है, इसका एक छोटा सा ढांचा ज़रूर है, जिसे सफल करने के लिए और एक रूप देने के लिए मैंने अपनी एक अकेडमी स्टार्ट की है, जिसका नाम है दिव्य कला। और दिव्य कला का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ऐसी खूबसूरत सी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर ना सिर्फ कलाकार और ना सिर्फ नृत्य करने वाले या संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति, हर तरीके की कला, चाहे वो लोक हो, चाहे वो शास्त्रीय कला हो, जिस भी तरह की वेस्टर्न कला हो, लोग आएं और एक ऐसा माहौल बने जहाँ आपस में कलाएं किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, एक दूसरे का सहारा लेके ग्रो कर सकती हैं, ऐसा एक माहौल हम बना सकें। और इसी का ध्यान रखते हुए मैं दिव्य कला के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, चाहे बच्चे हों या एडल्ट्स हों, उनको बस मैं एक ही बात बताती हूँ कि मेरा सिर्फ काम है कि आपके अंदर मैं कला के प्रति एक प्रेम को पैदा कर सकूँ, और कला आपके जीवन में एक हिस्सा बनी रहे। किस हद तक बनी रहे ये कोई भी नहीं जानता है, पर एक ऐसा एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ अपनी क्लासेस में कि अगर वो कलाकार ना भी बन सके तो कम से कम एक रसिक तो बन ही सकते हैं, एक सुंदर रसिक जी कर सकते, क्योंकि हर कलाकार को एक रसिक की तो ज़रूरत है ही ना, तो कम से कम वो रसिक तो हम तैयार कर सकते हैं। तो एक वो अंग है दिव्य कला का जहाँ मैं उस तरह से एक तैयारी कर रही हूँ, और दूसरा ये अंग जहाँ अलग अलग कलाकारों को एकत्रित करके ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े जो कला प्रेमी हैं और कला को आगे समझना चाहते हैं, या ऐसे भी लोग जिनको कलाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं है पर उन्हें मालूम है कि हाँ कुछ चल रहा है। कहीं देखिए, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अवसर भी तो नहीं मिलता है कलाओं से जुड़ने का। तो एक हम हमेशा ये डिबेट रहता है क्लासिकल आर्ट्स में, पहले से लोग कहते हैं कि क्लासिकल आर्ट्स आर इंटेलेक्चुअल आर्ट्स, क्योंकि आप देखिए ना हर तरह की चीज़ के साथ किस तरह से वो जुड़ी हुई है। अगर आप डांसर हैं तो आपको संगीत का ज्ञान चाहिए, लिटरेचर का ज्ञान चाहिए, उसी तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपको लाइट्स का ज्ञान चाहिए, साउंड का ज्ञान चाहिए, हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो बहुत लोग घबराते हैं अपने आप को एक रसिक बनने के लिए भी मौका देने के लिए। तो दिव्य कला में मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसी खूबसूरत सी हम जगह, एक ऐसा खूबसूरत सा एनर्जी फील्ड तैयार कर सकें जहाँ जो भी अपने आप को क्रिएटिविटी का एक आभास देना चाहते हैं वो वहाँ आ सकें। आर्टिस्ट्स, आर्ट लवर्स,
art enthusiasts and people who don't have any knowledge of art. Everybody can just come together and from there we can grow. मेन उद्देश्य यही है कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकें. उद्देश्य ये नहीं है कि ये दिव्य कला है और इसका नाम परचम पर लहराया जाए, ये इसका उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य बस इतना है कि सब लोग एक सानिध्य में किस तरह से एक सत्संग कर सकें. बस सकारात्मक एक माहौल के अंदर हम लोगों को कला को समझने की, सीखने की और सुनने की समझ दे पाएँ, ये विकसित कर पाएँ चीज़. तो ये दिव्य कला मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि दिव्या गोस्वामी जी की ही ये एकेडमी है दिव्य कला, जो कि नोएडा में भी है और पंचकुला में भी है. सेक्टर 2 में मैम का घर है. तो डिस्क्रिप्शन में हम सब ये ऐड करेंगे और आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको उनका एड्रेस जो है वो पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा. तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए. दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए, नृत्य के बारे में इतनी विस्तार से हमने जाना, उसके स्वरूप को जाना, उसके पीछे की मेहनत को जाना और आपको जाना, आपकी डेडिकेशन को जाना, आपकी ईमानदारी को हमने समझा और उसके लिए आपने हमें वक्त दिया. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे गुफ्तगू कर सकें, थोड़ा सा समझ सकें, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और दिल से की पूरी टीम की कि आप इतना खूबसूरत सा एक प्लेटफॉर्म यहाँ बनाए हैं जहाँ पर अलग अलग विधाओं के कलाकार आकर अपनी यात्रा, अपनी सोच को रख सकते हैं. और बहुत खूबसूरत मार्ग है, हर कलाकार को इस मार्ग की एक ज़रूरत होती है. तो आप सबका तहे दिल से आभार. धन्यवाद दोस्तों, आपने आज हमारी इस खूबसूरत सी नृत्यांगना दिव्या गोस्वामी जी को सुना और उम्मीद करते हैं कि आपने उनकी बातों की गहराई को आत्मसात किया होगा और जिस भी कला से आप जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से सोचेंगे कि हम उसे समर्पित हो पाएँ. तो हमारा तो आपसे हर बार यही निवेदन रहता है, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और किसी भी कला से जुड़े रहिए ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होता रहे और आप हमेशा ऊर्जावान रहें. धन्यवाद.